किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सिंघाड़े की फसल में करें जरूरी कार्य। झरवेरा के फूलों की खेती से कमाएं अच्छी आय। अपने राज्य में जिन किसानों ने सिंघाड़े की फसल लगा रखी है, उनको फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता है ताकि सिंघाड़े की फसल से अधिक पैदावार ली जा सके। तो आप सिंघाड़े की फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़। किसान भाइयों, वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस समय हमारी जो फसल सिंघाड़े की लगी हुई है, किसान भाइयों इस समय उनकी देखभाल का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। तालाबों में फसल के साथ में सिंघाड़े के साथ में कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो जलीय खरपतवार है, वो काफ़ी उनके साथ प्रतियोगिता करते हैं, जो पोषक तत्वों के लिए रोग कीट कई तरह की व्याधियाँ वो साथ में रखते हैं। तो हमें जो एक्वेटिक हमारे जो जलीय खरपतवार हैं उनको उससे निकालना है, और ख़ास करके इस तरह का जो कार्यक्रम है इसको हम मैनुअली या हमें हाथों से ही निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं हो। और हमें जैविक की तरफ इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें जो रासायनिक खरपतवार नाशक है उनका न प्रयोग करके हम इसे हाथ से ही निकालें तो हमारी फसल वार्षिक वृद्धि के समय अच्छी बढ़वार करेगी। तो निश्चित है उसमें फूल भी अच्छे आएंगे, तो फल भी अच्छे लगेंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सिंघाड़े की फसल को खरपतवारों से कैसे मुक्त रखें। अब आइए जानते हैं सिंघाड़े की फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इसी के साथ में हमें जब हमारे खरपतवार और ये सब साफ हो जाएं, उसके बाद हमें पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वैसे तो हम उसमें आधार खाद के रूप में हमारा गोबर की खाद है और हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इस तरह के पोषक तत्व हम दे चुके होंगे, लेकिन इस समय हम फसल का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि के समय जब हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी से कभी कभी फसल में पीली दिखती है, कि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं। तो इस समय हमें पोषक तत्वों के लिए किसान भाइयों हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें सल्फर है, जिंक है, इस तरह के पोषक तत्वों का हमें प्रयोग करना ही है। साथ में हमें जो हमारा NPK जो 19-19 जो हमारा आता है उसको 1 एकड़ के लिए 1 किलो बहुत पर्याप्त होता है। अगर उसको आप इस समय छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। और अगर इसका आपको प्रयोग करना है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से का घोल बनाएं और इसका एक समान छिड़काव करें, तो निश्चित है आपकी फसल में अच्छी पुष्पन की अवस्था भी आएगी और फल भी अच्छी बनेंगे। किसान भाइयों, सिंघाड़े की फसल में कीट और रोग का भी बहुत अधिक प्रकोप होता है, जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन में काफी कमी हो जाती है। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं इस बारे में। इसमें फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और खरीफ के मौसम में हमारी फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिंघाड़ा एक जल में उगने वाली फसल है और इस समय इसमें कई तरह की
कीट लगते हैं उसमें प्रमुख रूप से देखा जाता है लाल भृंग जो हमारा है, ये सिंगाड़ा भृंग जैसे नाम से जानते हैं, ये काफ़ी नुकसान करता है। ये इसकी 2-3 अवस्थाएं आप देखेंगे, इसका प्रोण भी नुकसान करता है, इसकी जो लार्वा है जो उसके डंठल के अंदर घुस जाती है, वो कभी कभी डंठल को इतना अंदर से खा जाती है कि डंठल की वजह से जब डंठल सड़ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो उसका छत्ता है वो ज़मीन में वो पानी में डूब जाता है और हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो इस तरह से किसान भाइयों इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भृंग का कितना आक्रमण है। जो हमारा सिंगाड़ा भृंग है इसको विशेष रूप से देखना है आपको। उसकी जो सुरंगी जो लाल रंग की उसमें जो निकलती है वो काफ़ी नुकसान करती है, उसको भी देखना। कई बार हमारे फल भी लग जाते हैं, उसके अंदर भी छेद करके अंदर घुस जाते हैं, खाते हैं, तो ये नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हो सके तो हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि ये एक खाने वाली फसल है और खास करके पानी में रहती है तो हमारे डायरेक्ट संपर्क में आती है। तो इसके लिए हमें नीम का जो तेल है उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के एक समान अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपको ये कीट हैं जो व्याधि हैं ये काफ़ी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आक्रमण हो जाए और हमारे प्रारंभ में हमने जैविक का प्रयोग नहीं किया है तो हमें फिर रासायनिक दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा। रासायनिक दवाइयों में किसान भाइयों हमें क्लोरोपाइरीफास जो हमारा कीटनाशक है इसकी हो सके तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और इसका आप एक समान छिड़काव करें तो निश्चित है कि इसकी तीनों अवस्थाओं के कीट उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगी। किसान भाइयों फसल सुरक्षा में जो हमारे कीट प्रबंधन के बाद में एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है बीमारियों का, इसमें कई तरह की बीमारियां आती हैं जिसमें प्रमुख रूप से देखने में आते हैं दहिया जो रोग है, पत्तियों पे आप देखो दही जैसे आकार का उस पर पत्तियों में जम जाता है और ये कभी कभी इतना सफ़ेद रंग का जम जाता है कि इसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो काफ़ी बाधित हो जाती है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी तो हमारे फूल और फलन पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों इसके लिए अगर हो सके हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें। तो किसान भाइयों इस तरह जो हमारी सिंगाड़े की फसल है उसका एकीकृत कीट प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, रोग प्रबंधन, इस तरह से हम पूरे संपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन भी करते हैं तो निश्चित है सिंगाड़े की फसल हमारी बहुत अच्छी होगी और बाजार में भी उसका ले जाकर के आप अच्छी से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। झरवेरा फूलों की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान भाई इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जो इसकी खेती उन्नत तकनीक से करते हैं। तो किस प्रकार से करें झरवेरा की खेती, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों बहनों को स्वागत करती हूँ। अब ये जो जरबेरा है ये बहुत अच्छे कटे पुष्प के रूप में यूज़ होता है, हम लोग सब जानते हैं। पॉली हाउस में इनका खेती होता है। अब आती हूँ मैं पॉली हाउस में क्या क्या करना चाहिए। जरबेरा लगाने के बाद आप लोग को जैसे कि आप लोग खाद देते हैं, उसके अलावा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है जो देना बहुत आवश्यक है फूलों की अच्छी उपज पाने के लिए। तो इसमें कई तरह के ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आते हैं, इसमें पहले जो लगाने के 1 महीना तक हम लोग को जैसे कि NPK आता है 12:61:0, इस रेशियो में जो NPK 1 kg का पैकेट आता है इसका 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके हफ्ते में 1 बार देना होगा पौधा में। उसके बाद अगले महीने में NPK का एक और रेशियो का फर्टिलाइज़र आता है जो कि 13:0:45 का आता है, जिसमें फास्फोरस नहीं रहता है, इसमें पोटाश रहता है। क्योंकि ये जो पोटाश रहता है ये फूल की विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। तो वो हम लोग देंगे, वो भी 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके देंगे हफ्ते में 1 बार। हम लोग देंगे ऑल 19 ये NPK का पैकेट आता है, ये भी 1 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार से हफ्ते में 1 बार हम लोग देंगे जब तक फूल खिलता रहेगा तब तक।
और इसके अलावा भी हम लोग देंगे कि अनुखाद्य जो बोलते हैं वो भी फूल के अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो फूल होता है ये अच्छे से खिलते नहीं है, नहीं तो इसका जो डंठल होता है वो मजबूत नहीं होता है, तब कटिंग करने के बाद वो फिर मुरझा जाता है, नहीं तो वो अच्छे से उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अनुखाद्य होता है जैसे कि जिंक सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और एक आता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सब जो है ये 0.5 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार 2 महीने में एक बार आप लोग को छिड़काव करना होगा पौधे के ऊपर। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। स्पेशल कल्चरल ऑपरेशन में हम लोग को करना पड़ेगा, खरपतवार निकालना होगा, निकाई गुड़ाई 15 दिन के अंतराल पे एक बार करना होगा। जैसे कि हम लोग पानी देते हैं और ये मिट्टी टाइट हो जाता है, टाइट होने के नाते यहाँ पे जो वायु प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए अच्छे से निकाई गुड़ाई करना 15 दिन के अंतराल में बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लीव्स जो होता है कि मिट्टी को छू रही है, इस टाइप का लीव जो होता है, क्योंकि मिट्टी से भी बहुत कुछ बीमारियाँ फैलते हैं। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूसकर सुखा देते हैं। और जो कीड़े मकोड़ा के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें जो आता है कि व्हाइट फ्लाई एक आता है, तो एफिड भी आता है जिसको हम लाही बोलते हैं। तो ये है कि इसको अगर जैविक पद्धति अपना के करना चाहते हैं तो एक आता है नीम सीड कर्नेल ऑयल आता है, तो वो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के अनुसार से घोल करके आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो अगर इनऑर्गेनिक से करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोरोपिड जो आता है एक दवा, वो 2 ml प्रति लीटर में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो मुख्य बीमारी होता है वो गलन होता है, जो स्टेम रॉट बोलते हैं हम लोग, तो उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के अनुसार में घोल कर देना होगा। ये जो ऑपरेशन है ये अगर आप लोग अपनाएंगे तो अच्छे उपज पा सकते हैं जरबेरा की खेती से। सब्जी वाली फसलों में लौकी का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए आपने भी अगर लौकी की फसल लगाई है और उससे अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर लालू प्रसाद यादव। इसमें मुख्य रूप से लगाने के बाद में डैम्पिंग ओप कभी कभी आ जाती है, तो उसके लिए डाइथेन M45 से बीज उपचारित करके उसको लगाएं। और फिर भी अगर आती है डैम्पिंग ओप तो डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 का छिड़काव 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फ्यूजेरियम विल्ट आता है और जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं, वो लगती है, जो फल के अंदर खाके और उसको फल को पूरे को नुकसान पहुंचाती है। तो उससे बचने के लिए स्पाइनोसेड 1 ml प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोरोपिड 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के 1 से 2 छिड़काव 1 सप्ताह के अंतराल पे करने पे उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। किसान भाई प्रति हेक्टेयर लौकी से लगभग 35 टन से 50 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। सिंचाई और जल निकास। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंदर सिंचाई की आवश्यकता होती है।
जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फसल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करें। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक मिलेगी। इसके बाद में इसमें कई बार क्या होता है कि मेल फ्लावर तापमान अधिक होने से सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं और तापमान कम होने से फीमेल फ्लावर। तो कई बार तापमान अधिक हो जाता है तो मेल फ्लावर ही आते रहते हैं। तो मेल फ्लावर का किसान भाई जो जिसमें नीचे फल नहीं बनता है वो मेल फ्लावर होता है, ये इस तरह का, और जिसमें नीचे फल बना हुआ होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं। तो जब फीमेल फ्लावर नहीं आते हैं तो हम इसकी जो आगे का जो भाग है इसको हम तोड़ देते हैं। इसको 3G कटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल फ्लावर आना शुरू हो जाता है और बेल की बढ़वार ज़्यादा होती है और फीमेल फ्लावर अधिक आते हैं। और फलों को बेल के ऊपर ज़्यादा लंबे समय तक पकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही फल खाने की अवस्था में आ जाए उसको तुरंत तोड़ लिया जाए और वो मुख्य रूप से 15 से 17 दिन बाद में फूल शुरू होने के 15 से 17 दिन बाद में हम उसको तोड़ सकते हैं। अगर हम फल को नहीं तोड़ते हैं तो जो फीमेल फ्लावर है वो उनकी क्षमता कम हो जाती है और नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर कम हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आती है। मुख्य रूप से जब हम कच्चे फलों को तोड़ते हैं तो प्रति बेल से हम 15 फल से लेकर 35 से 40 फल तक आराम से ले सकते हैं। अगर हमें बीज तैयार करना होता है तो बीज के लिए हम प्रति बेल पे 8 से 10 फल रखते हैं, जिससे हमें बीज भी प्राप्त होता है और इसका बीज भी हम बाजार में बेच सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान के आधार पर दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों में दिन में मुख्य रूप से धूप और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। किसानों को खेत में खरीफ फसलों जैसे धान के अवशेषों को न जलाने की सलाह दी जाती है। जई की बुआई के लिए अक्टूबर मध्य से मध्य नवंबर तक का समय अनुकूल रहता है। इसके लिए JHO 822, कैंट OS 6, OS 9, HF 114, S 2688 आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। सरसों के बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर आधारित जैविक उत्पाद 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पेंडिमिथिलिन दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 700 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद खेत में छिड़काव करें। चने की बुआई के लिए सही तापमान है। इस समय किसान भाई चने की बोनी कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र में 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजाई करें। इसके लिए बीज दर 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से तथा काबुली चना में 25 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जिन क्षेत्रों में दीमक कीट की समस्या हो वहां पर बुआई से पूर्व बीजों को क्लोरोपाइरिफास 4 मिलीलीटर या इमिडाक्लोरोपिड 5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बीजों की बोनी करें।
नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नामक 5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उगरियावास जिला जयपुर के महेश कुमार ने। आपके चने की फसल में अक्सर उकठा रोग लगता है, आप इसके नियंत्रण के लिए जरूरी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक चने की खेती की बात है, राज्य में चने की खेती बहुतायत तौर पर होती है, हमारे रबी फसल शुरू है। लेकिन जहाँ उकठा की बात हम कर रहे हैं, इससे जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, किसानों को आंख के सामने उनका लहलहाता हुआ फसल पीला पड़ने लगता है, पूरे के पूरे फसल ऊपर से पत्तियाँ पीली पड़ के और सूख जाती हैं, तो किसानों को एक बहुत बड़ी निराशा होती है। चने में उकठा रोग फ्यूजेरियन ऑक्सीस्पोरस फफूंद के कारण होता है। गर्म व नमी वाला वातावरण इसके लिए अनुकूल होता है। मौसम में बदलाव और बार बार खेत में एक ही फसल लगाने पर चने की फसल में उकठा रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। यह सामान्यतः मृदा और बीज जनित बीमारी है, जिसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोग ग्रसित चना के पौधे के ऊपरी हिस्से की पत्तियां और डंठल झुक जाते हैं। चना का पौधा सूखना शुरू कर देता है और मरने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सूखने के बाद पत्तियों का रंग भूरा या तने जैसा हो जाता है। वयस्क और अंकुरित पौधे कम उम्र में ही मर जाते हैं एवं भूमि की सतह वाले क्षेत्र में आंतरिक उत्तक भूरे या रंगहीन हो जाते हैं। यदि तने को लंबवत चीरा लगाएंगे तो तंबाकू के रंग की तरह धारी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पतली और लंबी धारी तने के ऊपर दिखाई नहीं देती है। ऐसे में किसान सही प्रबंधन अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चने की खेती की शुरुआत में ही सबसे पहले बीजोपचार से होता है, जहाँ पे हमें चने के बीज की उपचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कार्बनडाइजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना अति आवश्यक है। और बीजोपचार जब कर लेते हैं तो आने वाले समय में उकठा रोग आने का प्रकोप कम हो जाता है। और उकठा रोग का प्रकोप चने के खेत में जैसे हमारे किसान भाई को दिखाई पड़ती है और 2-4 पौधे ऐसे दिखाई पड़ जाएं जो कि पीली पड़ के सूख रही है, सबसे पहले ऐसे रोग ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़ लें खेत से और उसको खेत के बाहर ले जाकर कहीं मिट्टी में दबा दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है। तो इससे भी एक नियंत्रण का तरीका है। और बहुत बड़े पैमाने पर उकठा का प्रकोप यदि हो जाए तब तो खेत को नियंत्रित करना असंभव जैसा हो जाता है और इसमें कोई रसायन का प्रयोग बहुत हमारे किसान भाई को लाभदायक नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जीवांश पदार्थ की मात्रा खेतों में घट गई है। चने के जब बुआई कर रहे हैं तो कूड़ में आपको ट्राइकोडर्मा से मिश्रित गोबर के खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और कूड़ में डालें, जिससे कि फसल लगने के बाद उसमें समस्या आने की कम संभावना होती है। इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। साथ ही 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाएं। मानसून में खेत की नमी को संरक्षित करें। गहरी जुताई करके खेत को समतल करें। रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएं। जब तापमान अधिक हो तब बुआई न करें। अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुआई करें।
खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50 WP 0.2% घोल का पौधों के जड़ क्षेत्र में छिड़काव करें। हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है कि वो बताए गए विधि द्वारा बीजोपचार अवश्य करें और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग गोबर खाद के साथ अवश्य करें ताकि उकठा रोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे